हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं स्वागत करता हूं आपका अभ्यास टेस्ट सीरीज के मेजर फर्स्ट टेस्ट सॉल्यूशन में। अब देखो यार, साइंस प्लस की टीम आशीष सर, प्रथम नाथा सर ने इतने शानदार क्वेश्चन बनाए हैं ना। भाई इतने शानदार क्वेश्चन है कि मुझे नहीं लगता आरपीएस से इससे ज़्यादा कुछ पूछ सकता है। अब ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत है आपको इन क्वेश्चंस की, हर एक ऑप्शन को समझने की और ये डिसाइड करने की कि कौन सा ऑप्शन सही है और गलत क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अधिकांश हरित शैवाल में पाइरिनोइड नामक भंडारण निकाय में स्थित होते हैं। पाइरिनोइड कहाँ पाया जाता है? तो पहले तो पाइरिनोइड क्या होता है? देखो, पाइरिनोइड क्या होता है? प्रोटीन और स्टार्च के संकुल होते हैं। क्या होता है? प्रोटीन और स्टार्च के संकुल। अब इनमें क्या होता है? प्रोटीन जो है वो केंद्र में पाया जाता है और स्टार्च जो है परिधि की ओर पाया जाता है। अब ये होते कहाँ हैं? देखो, जो हरित शैवाल है ना, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उनके अंदर पाइरिनोइड पाया जाता है। अब पाइरिनोइड या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो पूछा है पाइरिनोइड कहाँ होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, आगे चलो। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर होते हैं। देखो, ये पूछ रहा है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद में से मुख्य थैलस कौन सा है और आश्रित कौन है? तो देखो, जो ब्रायोफाइटा होता है ना, उनमें मुख्य थैलस कौन सा होता है? युग्मकोद्भिद होता है जो अगुणित होता है। देखो, मुख्य थैलस कौन सा होता है? युग्मकोद्भिद होता है जो अगुणित होता है, और बीजाणुद्भिद इसमें द्विगुणित होता है जो आश्रित होता है। और बीजाणुद्भिद आगे जाके क्या करता है? सीटा, पाद और कैप्सूल में विभाजित हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट युग्मकोद्भिद पर निर्भर होते हैं। ठीक है, निर्भर होते हैं। बीजाणुद्भिद निर्भर होते हैं किस पर? होते हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर निर्भर होते हैं। आगे चलो। देखो, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट है। अब पहले तो विषम बीजाणु क्या होता है? देखो, बीजाणु दो तरह के होते हैं, मतलब ऐसे पादप जो दो तरह के बीजाणु प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं विषम बीजाणु, और ऐसे पादप जिनमें एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं वो होते हैं सम बीजाणु। अब विषम बीजाणु में दो अलग अलग बीजाणु कैसे? जैसे एक हो गया कि माइक्रोस्पोर हो गया लघु बीजाणु, और एक हो गया मैक्रोस्पोर स्पोर मतलब गुरु बीजाणु। तो टेरिडोफाइट हम पूछ रहे हैं, तो ऐसे पांच टेरिडोफाइट है। देखो, एक ट्रिक बताता हूँ। आई एम एस एस। ए से हो गया एजोला। ठीक है, आई से हो गया आइसोइटीज। ठीक है, एम से हो गया मार्सेलिया। एस से हो गया सिलेजिनेला। और एक एस से हो गया साल्विनिया। अब देखो, ये जो पांचों टेरिडोफाइट है ना, ये विषम बीजाणु होते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो ये सिलेजिनेला और साल्विनिया है ना, इनको आप रट लेना क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? विषम बीजाणु टेरिडोफाइट, भाई सिलेजिनेला और साल्विनिया। ठीक है, आगे चलो। अनाथ बीजों के लिए जन्नात्मक संरचनाओं की व्यवस्था को सही रूप से चुनिए। अब देखो, अनाथ बीज जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? पहले तो ये बात कि जिम्नोस्पर्म हमेशा एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी मतलब उनमें नर अलग होगा, मादा अलग होता है। पाइनसिस का अपवाद है। अब देखो, जन्नात्मक संरचना की बात कर रहा है तो इसने लिया हुआ है बीजाणु, बीजाणुपन, बीजाणु दानी, मतलब किसी या तो नर या मादा की बात नहीं कर रहा, कॉमन बात कर रहा है। तो कॉमन में जैसे मैं नर को उठा के देखूं, तो नर जो युग्मकोद्भिद होता है उसमें क्या बनता है? नर बीजाणु, मतलब नर बीजाणु मतलब लघु बीजाणु बनता है। अब लघु बीजाणु बनते कहाँ है? लघु बीजाणु धान्यों में। और लघु बीजाणु धान्य कहाँ उपस्थित होते हैं? लघु बीजाणु पर्णों पर। और ये सब लघु बीजाणु पर्ण संयुक्त होकर क्या बनाती है? नरशंकु का निर्माण करती है। तो क्या हो गया? देखो, सबसे पहले होता है नरशंकु। मैं नर ले रहा हूँ, ठीक है, इसने डिवाइड नहीं किया किसी में। नरशंकु होता है। नरशंकु कहाँ पर होता है? लघु बीजाणु पर्णों पर। ठीक है, लघु बीजाणु पर्ण पर क्या होता है? लघु बीजाणु धान्य। अब लघु बीजाणु धान्यों में होता है अर्धसूत्री विभाजन, और यहाँ क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। ये अगुणित होता है एन, और ये सब क्या हो गया? 2n। ठीक है, 2n हो गया। यहाँ इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब ये पूछ क्या रहा है? देखो, ये उसने उल्टा पूछ रहा है, बीजाणु बीजाणुपन नहीं। ठीक है, बीजाणु बीजाणुथान या बीजाणुपन और स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई नर शंकु मतलब शंकु को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। आगे चलो।
कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। अब दिए में साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये क्या है? ये देखो टेरिडोफाइटा जो है उसके 4 वर्ग दिए हुए हैं। अब इनके सदस्य कौन-कौन से हैं? प्योर एग्जांपल है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। देखो साइलोप्सिडा का सदस्य होता है साइलोटम, ठीक है? लाइकोप्सिडा का होता है सिलेजिनिया, ठीक है? स्पिनोप्सिडा का होता है इक्विसेटम और टेरोप्सिडा का होता है डायोप्टेरिस। तो एक का 1, बी का 3, एक का 1, बी का 3, सी का 2, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो कवक मूल, प्रवाल मूल, होमोस्पोरस, माइक्रोफिल, स्पाइनस, इक्विसिटम, सिलेजिना और साइकस। अगेन मिलान करना है। अब मिलान करने से पहले देखो यहाँ 2 चीजें हैं, एक तो है कवक मूल, एक है प्रवाल मूल। तो होते क्या है? देखो कवक मूल माइकोराइजा या मूल आभास जड़। अब देखो क्या होता है, जो पाइनस है, ध्यान से सुनना, पाइनस की जड़ें छोटी होती है। अब इनको जल और खनिज अवशोषण, खनिज लवणों के अवशोषण है, तो इनको जड़ों की जो आवश्यकता होती है वो पूरी करती है कवक। ठीक है, तो कवक और पाइनस के सहसंबंध को क्या बोलते हैं? कवक मूल, माइकोराइजा या मूल आभासी जड़। अब देखो प्रवाल मूल क्या होता है? साइकस जो होता है ना, साइकस, साइकस में नील हरित शैवाल और नोस्टॉक एनाबिना ऐसे सहजीवाणु इसके साथ सहजीविता दर्शाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो ऐसी जड़ों को क्या बोलते हैं? कोलेनोइड जड़ या प्रवाल मूल। ठीक है, होमोस्पोरस मतलब समबीजाणु। समबीजाणु कौन सा होता है? देखो इक्विसिटम समबीजाणु को होता है, क्योंकि ऑप्शन क्या बता? सिलेजिनेला, सिलेजिनेला तो विषम बीजाणु, ये हो नहीं सकता। अब देखो माइक्रोफिल्स, सिलेजिनेला और एक और होता है लाइकोपोडियम। देखो जब टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा में पत्तियां जब पढ़ते हैं तो उसमें 2 तरह की पत्तियां पाई जाती है। एक तो छोटी पत्तियां जिनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स, और एक होती है बड़ी पत्तियां जिनको बोलते हैं मैक्रोफिल्स। जो छोटी पत्तियां है ना, वो किसमें पाई जाती है? सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम में। और बड़ी पत्तियां जो होती है मैक्रोफिल्स, वो किसमें पाई जाती है? जैसे मोस हो गया, उनमें वो सजावटी पौधों में पाई जाती है। ठीक है, तो एक में एक, ए में एक, बी में 4, बी में 4, ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नहीं आगे भी है क्या? सी में 2, सी में 2, हाँ यही सही है। ठीक है, आगे चलो। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता, क्योंकि देखो इनमें कोई अंडाशय नहीं होता, इसलिए फल नहीं बनता। देखो जो रूपांतरण है ना, कि निषेचन के पश्चात कौन सी संरचना क्या बनाती है, उनमें आता है कि अंडाशय फल में बदल जाता है। तो अंडाशय नहीं होता तो फल कहाँ से बनेगा? ठीक है, आगे चल। पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति प्रस्तावित की गई थी। देखो जब पौधों का वर्गीकरण पढ़ते हैं हम, तो उसमें 3 पद्धतियां पढ़ते हैं। एक होती है कृत्रिम, दूसरी होती है प्राकृतिक और तीसरी होती है जातीय वृत्तीय। ठीक है, तो कृत्रिम वाली जो थी वो दी थी लीनियस ने, तो लीनियस नहीं रहेगा। प्राकृतिक वाली दी थी बेंथम और हुकर ने। ठीक है, बेंथम और हुकर ने। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद ही रखने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये या तो इतने हार्ड होते हैं कि आपको आएंगे ही नहीं, और हार्ड दिखने वाले क्वेश्चन कभी-कभी इतने सिंपल होते हैं कि आपको बस एक ट्रिक चाहिए। मैं सच बताऊं, मुझे भी इन तीनों का पता नहीं है कि ये तीनों कौन से कुल का है, लेकिन मुझे ये पता है कि अकेशिया कटेचु जो बबूल है, बबूल, वो पाल्मे का नहीं है। पाल्मे में क्या आता है? ताड़ वगैरह ये सब आता है। ये किसका है? फेबेसी का है ये। फेबेसी का सदस्य है। तो ऐसा जब भी आपको लगे ना कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, उसमें देखना कहीं तो कोई ग्लिच होगा, कहीं तो कोई हिंट होगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या पूछ रहा था? सुमेलित नहीं है, तो यही हो गया अकीशा कटेचु वाला। ठीक है, देखो ये बहुत शानदार और एनसीईआरटी बेस्ड 1 नंबर क्वेश्चन है। इसको समझना, मैं ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, माइक्रोपाइलर वाले शिरे पर बीज चोल की अधुवृत्ति को कहते हैं। देखो जो माइक्रोपाइलर वाला शिरा है ना, हिंदी की जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो इसमें कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ माइक्रोपाइलर पोल की जगह हिंदी हिंदी मीडियम में अलग शब्द है, वो याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, यहाँ लेकिन कुछ अलग लिखा हुआ है, और आपने हिंदी में ही याद कर लिया, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते। अब देखो होता क्या है, ये जो माइक्रोपाइलर पोल है ना, ये जो शिरा है ना, इसके पास होता है ये बीज चोल। अब ये बीज चोल क्या करता है? एक अतिरिक्त वृद्धि बना लेता है। जैसे मान लो ये बीज हो गया, ठीक है, तो ये बीज के ऊपर जो ऐसा एक्स्ट्रा सा है ना, एक्स्ट्रा सा पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सा पार्ट बन जाता है बीज के ऊपर, और ये किसमें मिलता है? देखो जैसे अरंडी होता है ना, अरंडी के बीज आपने देखा होगा ना, तो उसमें मिलता है। मैं दिखाऊं क्या? वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन।
चल ही नहीं रहा, छोड़ो। ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर लेना। जो अरंडी होती है ना, अरंडी अरंडी के बीज ऐसे होते हैं, तो उनमें एक सफेद सफेद सी स्ट्रक्चर होगी उनकी केप के समान, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैरेंकल। ठीक है, कैरेंकल बोलते हैं। अब देखो एरिल क्या होता है, जैसे आपने अनार देखा होगा या लीची देखा होगा ना, तो उसमें सफेद सफेद जो गूदेदार है ना, ये भी क्या है, ऐसे ही एक अतिवृद्धि है। किसकी अतिवृद्धि है, ये जो बीज चोल है ना, इसकी अतिवृद्धि है। अब लीची में क्या होता है, जैसे ये फल है, तो इसके चारों तरफ ना ऐसे मासल संरचना बन जाएगी। इसमें क्रेंकल में क्या हुआ कि सिरे पर बन गया, और एरिल में क्या हो गया, पूरा ही बन गया, पूरा ही बन गया। ठीक है, तो एरिल वो है, ये भी अतिवृद्धि है। अब देखो ऑप्ट्यूटर, ऑप्ट्यूटेटर क्या होता है, देखो जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो वहां पर जब हम निषेचन पढ़ते हैं, निषेचन में ये होता है कि जो नर युग्मक है वो ओवल तक पहुंचने के लिए कुछ केमिकल गाइडेंस का उपयोग करते हैं। अब केमिकल गाइडेंस का उपयोग करते हैं, बस इतना लिखा हुआ है। अब वो जो केमिकल गाइडेंस का उपयोग करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्ट्यूटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्ट्यूटर बोलते हैं। अब देखो ऑप्ट्यूटर का मतलब एक तरीके से इन्फ्लामेशन है, सूजन है, जो संकेत करती है कि यहाँ यहाँ से पराग नली बनेगी। ठीक है, तो ऑप्टिट्यूटर वहां होता है। पूछा क्या था, माइक्रोपाइलर वाले शिरे पर बीज चोल की अतिवृद्धि को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं केरेंकल। ठीक है ना, ये जो सीड है ना अरंडी का और लीची का, सर्च करना, ये दोनों वर्ड आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलो। देखो कॉलम एक को कॉलम दो से मिलाना है, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, एक में तीन, एक में तीन, सब में ही है। अपचयन, अपचयन किसका होगा, ग्लूकोज का संश्लेषण होता है अपचयन। ठीक है, बी में दो, बी में एक, ए में तीन, बी में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन एक सही हो गया। आप बाकी मिला लेना। ठीक है, आ जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना है। ठीक है, रूबिस्को का तात्पर्य राइबोलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट से है। देखो रूबिस्को की फुल फॉर्म दे रखी है, राइबोलोज बाईपास्टेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस से है। ठीक है, रूबिस्को में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए सक्रिय साइट है। अब देखो हम जब क्या पढ़ते हैं, हम जब पढ़ते हैं C3 साइकिल, C3 साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रूबिस्को आता है, वो CO2 का हाथ पकड़कर ले जाता है, मतलब वहां से ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो रूबिस्को क्या हो गया, एक साथ CO2 को भी लेके जा रहा है। लेकिन जब हम प्रकाश शोषण पढ़ते हैं, प्रकाश शोषण पढ़ते हैं, तो रूबिस्को क्या करता है, CO2 की जगह ऑक्सीजन को साथ में ले जाता है और वो प्रकाश शोषण हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूबिस्को में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए सक्रिय साइट है। हाँ, दोनों के लिए सक्रिय साइट है, जब तो एक बारी वो CO2 को ले जाता है और एक बारी ऑक्सीजन को ले जाता है। तो कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। ठीक है, कथन एक सही है, कथन दो भी सही है, कथन एक और दो दोनों सही है। ठीक है, आगे चलो। क्लोरोप्लास्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो हरित लवक के लिए पूछा है, सारे स्टेटमेंट समझने आपको, है ना। क्लोरोप्लास्ट के भीतर श्रम का स्पष्ट विभाजन होता है। अब श्रम का स्पष्ट विभाजन से क्या मतलब होता है, देखो क्लोरोप्लास्ट में दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक होती है थाइलाकोइड, एक होती है स्टोरमा। अब जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ना, वो प्रकाशिक अभिक्रिया थाइलाकोइड में होती है, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो स्टोरमा में होती है। तो हो गया ना श्रम का विभाजन, प्रकाशिक अलग जगह हो रही है, अप्रकाशिक अलग जगह होगी, तो ये श्रम का विभाजन ही है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ये पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपके प्रकाश की इष्टतम मात्रा प्राप्त करने के लिए मेसोफिल कोशिकाओं की दीवारों के साथ स्वयं को संरेखित करता है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें सेम लाइन लिखी है, क्लोरोप्लास्ट अलाइन कर लेते हैं देमसेल्व्स अपने आप को मेसोफिल की दीवारों के साथ। कैसे करते हैं, देखो ये जो मेसोफिल की दीवार है ना, जैसे ये मेसोफिल की दीवार मान लेता हूँ मैं। ठीक है, एक और बना लिया। तो जब बहुत ज्यादा तीव्र प्रकाश होता है ना, हाईलाइट होती है ना, तो ये क्लोरोफिल अपने आप को ना इधर दीवारों के यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जब लो लाइट होती है ना, बिल्कुल लो, तो ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, और जब मीडियम लाइट होती है, मतलब नॉर्मल लाइट होती है ना, तो ये क्या करते हैं, बिखरे देते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, तो क्लोरोप्लास्ट आपके प्रकाश की इष्टतम प्राप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए मेसोफिल दीवारों के साथ स्वयं को संरेखित करते हैं। ये सही है। पूछ क्या रहा है, कथन सही नहीं है, तो ये भी सही कथन है। ठीक है, स्टोरमा में एंजाइमी अभिक्रियाओं से शर्करा का संश्लेषण होता है, जो आगे चलकर स्टार्च का निर्माण करता है। देखो स्टोरमा में एंजाइमी अभिक्रिया होता है और उससे क्या बनता है, शर्करा मतलब ग्लूकोज बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। ठीक है, स्टोरमा प्रकाश ऊर्जा को रोकने तथा एटीपी और एनएडीपीएच के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। अब देखो यार,
स्टोरमा में क्या होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी और एनएडीपीएच का संश्लेषण नहीं होता है। यहाँ अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन होता है, क्योंकि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है एटीपी तो वहां बन गए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है। आगे देखो, शोषण के संबंध में सही कथन चुनिए। एनाएरोबिक और एरोबिक जीवों में ग्लाइकोलाइसिस शोषण की एकमात्र प्रक्रिया है। देखो यार, अवायवीय और वायवीय जीवों में ग्लाइकोलाइसिस शोषण की एकमात्र प्रक्रिया नहीं है। देखो, जो अवायवीय जीव जीव है ना, उनमें तो ग्लाइकोलाइसिस ही होता है, लेकिन जो वायवीय जीव है ना, उनमें ग्लाइकोलाइसिस के साथ क्रेब्स साइकिल भी होता है, एटीएस भी होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, आगे चलो। ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अरे यार, बच्चा बच्चा जानता है कि ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, ये कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अनोक्ष जीवों में प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का पूर्ण दहन ऑक्सीजन की सहायता के बिना होता है। अब देखो यार, अवायवीय जीवों में ग्लूकोज का पूर्ण दहन ही हो जाता तो हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती? यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है, यहाँ अपूर्ण दहन होता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब बचा कौन सा? डी, सभी सजीव जीवों में ऑक्सीजन की सहायता के बिना ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए एंजाइमेटिक मशीनरी मौजूद होती है। ये बात कर रहा है कि ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि कोई सा भी जीव हो गया पृथ्वी पर, उन सभी में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी, और ग्लाइकोलाइसिस से क्या होगा? इसका आंशिक अपघटन हो जाएगा, ग्लूकोज का आंशिक अपघटन हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर के तीन स्टेटमेंट गलत, मतलब सही सही पूछ रहे हैं, तो ऊपर के तीन तो गलत हो गया, तो ये सही बचा। ठीक है, आगे चलो। ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पादों के बारे में क्या सत्य है? देखो, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का अणु टूटता है, ग्लूकोज का अणु टूटता है, 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, तो 3-3 कार्बन के 2 अणु बनते हैं, और वो कौन से? पायरुविक अम्ल। तो 2 अणु का पायरुविक अम्ल हो गया, 2 अणु का पायरुविक, यहाँ एक है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब पायरुविक अम्ल के साथ उसमें बनते हैं 4 एटीपी, 4 एटीपी बनते हैं, उसमें से 2 एटीपी तो काम आ जाते हैं, तो बचे कितने एटीपी? 2 एटीपी, तो 2 एटीपी यहाँ हो गया, और उसके साथ प्लस में बनते हैं क्या? 2 NADPH2। ठीक है, तो क्या बनते हैं? 2 NADH2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। ये तो आपको याद ही करना है, और ये तो सीधी सी चीज है। ठीक है, आगे चलो। 1 मिनट। देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संबंधित स्थान को दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से सक्सिनाइल को एंजाइम बन रहा है, और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, क्रेब्स का पार्ट है। अब क्रेब चक्र होता कहाँ है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, ये भी क्रेब्स साइकिल का ही पार्ट हो गया ना, और वो भी कहाँ हो गया? फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1,6 बिस फास्फेट बनता है, और ये किसका स्टेप है? ये ग्लाइकोलाइसिस का है, और ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म तो गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, आगे चलो। दिए गए कथनों को पढ़ो। अनानास में पुष्पन और फल निर्माण की प्रक्रिया एथिलीन द्वारा आरंभ होती है। देखो, एथिलीन जब पढ़ते हैं तो उसके कुछ कार्य दिए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अनानास या फिर कुछ फलों में एथिलीन द्वारा फल और पुष्पन का निर्माण होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। एबीए एथिलीन के प्रतिपक्षी के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त चुनिए। अब देखो, एबीए जो होता है ना, वो एथिलीन के एंटागोनिस्टिक काम करता है। ठीक है, एबीए जो होता है ना, वो एंटागोनिस्टिक काम करता है, क्योंकि ये तो पुष्पन वगैरह इनको क्या बढ़ावा देता है। ठीक है, और एबीए क्या करता है? संदमन का काम करता है, तो ये इसका उल्टा काम करता है। ठीक है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे चलो। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, हार्मोन का क्वेश्चन है। अब देखो, वाष्पशील फाइटो हार्मोन, एकमात्र गैसीय हार्मोन आपको दिया हुआ है, आपके सिलेबस में 4-5 हार्मोन है, उसमें दिया हुआ है वाष्पशील हार्मोन कौन सा है? गैसीय हार्मोन कौन सा है? एथिलीन है। सिंथेटिक फाइटो हार्मोन, जो
कृत्रिम ऑक्सीजन है वो कौन सा है, 2,4-D कृत्रिम, सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम हो गया ना, तो 2,4-D कृत्रिम हो गया, ठीक है। तनाव हार्मोन सारा जगत जानता है कि ABA को तनाव हार्मोन बोलता है, और प्राकृतिक फाइटो हार्मोन देखो, जो साइटोकाइनिन होता है ना, साइटोकाइनिन की दो अलग अलग जगह खोज हुई, एक जंतु में है, दूसरी पादपों में हुआ। तो पादपों में जो साइटोकाइनिन पाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जियाटिन बोलते हैं, ठीक है। तो पादपों में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जियाटिन बोलते हैं। अब देखो, एक का दो, एक का दो, बी का एक, बी का एक, दोनों में ही है, सी का चार, सी का तीन, ये वाला ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु बीजाणु धानी के संदर्भ में सही नहीं है। लघु बीजाणु धानी सामान्य रूप से चार वित्तीय परतों द्वारा घिरी रहती है। देखो माइक्रोस्पोंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोंजिया के बारे में पूछ रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोंजिया होता है ना, इसको चार परतें कवर करती है, चार परतें कवर करती है। तो एक अंदर ही अंदर जो होते हैं ना, वो होती है टेपिटम, और बाहर होती है तीन लेयर, ठीक है, एक, दो, और ये तीन, ठीक है। जो सबसे बाहरी होती है ना, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर होती है मिडिल लेमेला, फिर होते हैं एंडोथीसियम, और अंदर वाली होती है टेपिटम। अब देखो, ये जो तीनों लेयर है ना, ये क्या करती है, इससे करती है जल का अवशोषण, ठीक है। इस शीड से आर्द्रता ग्रहण करती है, ठीक है, और बाहर वायुमंडल से भी क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है। तो जैसे ये जल का अवशोषण करती है ना, तो ये फूल जाती है, और फूल के फटे जाती है, तो इससे क्या होता है, प्रस्फुटन होता है। तो ये जो तीनों तीनों परतें है ना, ये क्या करती है, एक तो प्रस्फुटन करती है, प्रस्फुटन करती है, और दूसरे इसको है ना सुरक्षा प्रदान करती है। तो क्या होती है, एक सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखो, ये जो टेपिटम है ना, टेपिटम, ये जो टेपिटम है ना, ये एक तरह की नर्स सेल है, ठीक है। नर्स सेल मतलब जो पोषण प्रदान करती है, ठीक है, ये युग्मकों को पोषण प्रदान करती है। अब देखो बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है लघु बीजाणु धानी में सामान्य रूप से चार वित्तीय परतें पाई जाती है, बाह्य त्वचा, अंतःपरत, मध्यस्थ, टेपिटम। एपिडर्मिस एंडोडर्मिस नहीं होती है, ठीक है, मेसोडर्म नहीं होती है, एंड टेपिटम, ये दोनों सही है, दो गलत है, तो स्टेटमेंट तो गलत होगा, ठीक है। बाहरी तीन परत सुरक्षा वो परागकोश के स्फुटन के कार्यों को संपन्न करती है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। टेपिटम की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती है और लघु बीजाणु चतुष्कों का उत्पन्न करते हैं। देखो यार, टेपिटम की तो कोशिकाएं नर्स सेल है ना, वो तो पोषण प्रदान करती है, तो अर्धसूत्री का तो सवाल है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो कौन सा सही हो गया ओनली, केवल दो सही है, केवल दो सही, केवल दो सही है। देखो, इसने ना यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर रही की हुई है, देखो, ये यही चार लेयर है, ठीक है, ये यही चार लेयर है, इसने गलत लिखा हुआ है, और एक और दो को सही मान रखा है, एक और दो को सही मान रखा है, लेकिन आपको याद करना है क्या क्या है, एपिडर्मिस है, मिडिल लेमिला है, एंडोथीसियम है, और टेपिटम है, ठीक है। एक सेकंड यार, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, मिडिल लेमिला और एंडोथीसियम, इनको एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस के संबंध में दिए गए कथनों में से गलत कथन की पहचान करें। फिर से ये देख लेना, स्टेटमेंट वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, सही गलत में बहुत कंफ्यूज करेंगे, सही गलत में बहुत कंफ्यूज करेंगे, कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। अब देखो, मेगास्पोर मात्र कोशिकाओं से मेगास्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, परिभाषा है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये तो सही हो गया। बीजांड सामान्यतः केलाजल क्षेत्र के एकल मेगास्पोर मात्र कोशिका को विभाजित करते हैं। अब देखो, इसको समझो ध्यान से, ये यूं बोल रहा है कि बीजांड सामान्यतः केलाजल क्षेत्र, अब केलाजल क्षेत्र नहीं होता है, इधर समझो, ये जो मैंने फोटो लिया है ना, ये देखो, देखो, बीजांड में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है केलाजल, ठीक है, और एक होता है माइक्रोपाइलर पोर्ट। अब देखो, जो माइक्रोस्पो स्पोरेंजिया होता है ना, जो लघु बीजाणु होता है ना, उसमें तो क्या होता है, कोई सी भी एक कोशिका मात्र कोशिका का रूप लेती है और विभाजन शुरू कर देती है। लेकिन देखो, मादा में ऐसा नहीं होता। मादा में जो माइक्रोपाइलर एंड वाली कोशिका है ना, इस सिरे वाली कोशिका है ना, वो विभाजन करती है और आगे युग्मकों का निर्माण करती है। तो ये इसने क्या बोल दिया, ठीक है,
इसने ये बोला कि बीजांड सामान्यतः केला जल क्षेत्र में एकल मेगास्पोर मात्र कोशिका को विभेदित करते हैं। देखो केला जल नहीं होगा, माइक्रोपाइलर होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पूछ क्या रहा है, गलत की पहचान कीजिए, तो यही सही, यही हो गया आंसर। ठीक है, वो तो सीधे सीधे स्टेटमेंट है। आगे देखो, कीटों द्वारा परागित पुष्पों के संबंध संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है अगेन। देखो, कीट परागण करने वाले पुष्प मकरंद उत्पन्न करते हैं। मकरंद उत्पन्न करते हैं क्योंकि कीटों को जब स्वाद आएगा वो कुछ खाने के लिए लालच में ही तो आएंगे, तो ये भी सही है। कीटों द्वारा परागित पुष्प सुगंधित होते हैं, सुगंध आकर्षित करती है कीटों को। ठीक है, पुष्पों में प्राय रंगीन पंखुड़ियां होती है, ये भी सही बात है। सभी पुष्पों की पंखुड़ियां कलरफुल होती है जो आकर्षण का काम करती है। पुष्पों की पंखुड़ियां फीके रंग की होती है, फीके रंग की नहीं होती, बहुत रेयर पुष्प होते हैं जिनमें फीके रंग की एक पंखुड़ियां होती है, ज्यादातर में नहीं होती, और परागकण को तो कत्ते आकर्षित नहीं करेगी सिर्फ वो। पुष्पों में प्रत्येक अंडाशय में एक ही बीजांड होता है। देखो, बहुत सारे ऐसे फूल है जिनमें एक बीजांड होता है, जैसे आम हो गया, उसमें एक ही बीज बनता है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है, जैसे पपीता हो गया, कद्दू हो गया, इनमें क्या होगा, एक बीजांड में एक से ज्यादा बीज होते हैं। ठीक है, सॉरी, एक अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड होते हैं, तभी तो आगे जाके ज्यादा बीज बनते हैं। ठीक है, तो पुष्पों के प्रत्येक अंडाशय में एक ही बीजांड होता है, ये हमेशा सही नहीं है, कभी कभी एक से अधिक भी हो सकता है। तो डी और ई गलत है। पूछा क्या है, सही है, ए बी और सी सही है। ठीक है, देखो, स्व असंगतता एक आनुवंशिक प्रक्रिया है जो पराग अंकुरण या स्टिकेशन में पराग नलिका वृद्धि का विरोध करके संभव होती है। अब देखो, सेक्स इनकम्पेबिलिटी क्या होती है? देखो, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो द्विलिंगी होती है, द्विलिंगी होते हैं, मतलब उसमें नर और मादा युग्म एक ही फूल में होता है। अब वो क्या करता है, स्व परागण को रोकने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम या फिर कुछ ऐसी उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, जेनेटिकली प्रोसेस हो जाती है कि वो अपने जब नर युग्मक उसकी वर्तिका पर पड़ जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो पोलन ट्यूब को बनने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, स्वपरागण रुक जाता है। ठीक है, तो ये इसने स्टेटमेंट सही बोला है कि स्व असंगतता एक आनुवंशिक प्रक्रिया है जो पराग अंकुरण या स्त्रीकेशन में पराग नलिका वृद्धि का विरोध करके संभव होती है। बात सही है। देखो, स्व असंगति के परिणाम स्वरूप अंत प्रजनन होता है। यार देखो, इन ब्रीडिंग थोड़ी होगी, आउट ब्रीडिंग होगी, अंत प्रजनन नहीं होगा, बही प्रजनन होगा। अंत प्रजनन को रोकने के लिए तो ये उपाय किया था, तो यहाँ पर क्या हो गया, अंत प्रजनन गलत हो गया, यहाँ बहु प्रजनन, बही प्रजनन होगा, आउट ब्रीडिंग होगी। ठीक है, इन ब्रीडिंग नहीं होगी, आउट ब्रीडिंग होगी, तो ये गलत हो गया, पहला सही है। स्टेटमेंट एक सही है, स्टेटमेंट, अच्छा, अभिकथन सही है, तर्क गलत है। ठीक है, आगे 1 मिनट। चलो आगे देखो, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है, अगेन मिलाना है। देखो, सबसे पहले काजू आता है, ड्राई फ्रूट देखा होगा। अरे काजू ड्राई फ्रूट नहीं होता है, आभासी फल होता है। देखो, काजू खुद एक बीज होता है जिसको हम फल समझ के खाते हैं, तो काजू क्या हो गया, आभासी फल हो गया। केला बीज रहित फल है, केले में किसी के बीज निकल गए क्या, नहीं निकले ना, केला बीज रहित फल है। सरसों शुष्क फल में आता है, और पपीता अनेक बीजी फल वाला, अनेक बीज वाला फल है। ठीक है, ए में 2, बी में 1, ए में 2, बी में 1, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, मिलान करने वाले में तो आसानी होती है, तुम्हें समझना होता है खुद को ये क्या बोल रहा है। पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन पूछ रहा है। इसके कोने मोटे होते हैं, नहीं भाई, मोटे नहीं होते हैं, मोटे तो स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा के होते हैं। ठीक है, संकीर्ण गुहा के साथ अत्यधिक मोटी मृत कोशिकाएं, यार पेरेन्काइमा जीवित ऊतक है, तो मृत तो कतई नहीं होगा। ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थान की उपस्थिति होती है। देखो, ये स्टेटमेंट सही है। जो पेरेन्काइमा है ना, वो आगे चल चल के डिवाइड हो जाता है। डिवाइड इसके आधार पर होता है, कार्य के आधार में, कोई फूड स्टोर करता है। ठीक है, कोई अंतर कोशिकीय स्थान होता है, तो वो एरेनकाइमा, एरेनकाइमा का रूप ले लेता है। ठीक है, और वो क्या करता है, फ्लोटिंग, तैरने में सहायता करता है। ठीक है, तो अंतर कोशिकीय स्थान की उपस्थिति होती है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। लिग्निफाइड दीवार उपस्थित होती है, नहीं होगी, लिग्निफाइड होगी तो कोशिका मृत्यु हो जाएगी। देखो, सभी कदम को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़ते हैं साहब। द्विबीजपत्री पौधों में प्रत्येक रंध्र को 2 डंबल आकार के द्वार कोशिकाओं से बना होता है। अब देखो यहाँ, 2 चीजें याद रखना, एक तो होता है डाइकोट। तो डाइकोट में जो स्टोमेटा में द्वार कोशिका होगी ना, वो सेम आकार की होगी। कौन सी? सेम आकार की।
सेम आकार मतलब समान आकार नहीं, सेम की फली के जैसे आकार की, ठीक है? सेम की फली के जैसे आकार की, ऐसा करके, ठीक है? और जो मोनोकोट है ना, उसमें होती है डंबल आकार। अब इसने क्या बोला है कि डाइकोट पौधों में प्रत्येक रंध्र 2 डंबल आकार नहीं कि ये सेम आकार है, तो ये गलत हो गया, ठीक है? डंबल आकार नहीं, ये सेम आकार है। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति अत्यधिक मोटी होती है तथा भीतरी भित्ति पतली होती है। देखो, इस स्टेटमेंट को समझना। होता क्या है, द्वार कोशिकाओं में पानी भरता है, वो फूलती है और उसके फलस्वरूप रंध्र बंद होते हैं, ठीक है? अब फूलेगी कैसे? देखो, जो द्वार कोशिका है ना, उनमें 2 भित्तियाँ होती है, ये अंदर वाली भित्ति, ये बाहर वाली है। तो अंदर वाली भित्ति क्या होती है, मोटी होती है और बाहर वाली पतली होती है। जैसे ही पानी भरेगा ना, तो ये क्या करेगी, फैलेगी, ठीक है? जैसे पतली रहेगी ना, तो वही तो फैल पाएगी, मोटी कैसे फैलेगी? तो क्या हुआ, बाहर वाली भित्ति पतली रहती है और अंदर वाली जो है ना, वो मोटी होती है। बाहर वाली भित्ति पतली होगी, ठीक है? ये क्या बोल रहा है, द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति अत्यधिक मोटी, तो ये गलत हो गया, इसने उल्टा बोल दिया, ठीक है? अगला स्टेटमेंट, द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली और भीतरी भित्ति अत्यधिक मोटी होती है, ये सही बात है, क्योंकि भीतरी भित्ति तो स्थिर होती है और बाहर वाली में फैला और सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना? आगे देखो, घासों में द्वार कोशिकाएं डंबल आकार की होती है। अब देखो, घास क्या है, घास मोनोकोट है ना, सभी घासें किस में आती है, मोनोकोट में आती है, और मोनोकोट में द्वार कोशिकाएं कौन सा आकार की है, डंबल आकार की, ठीक है? तो ये भी सही हो गया। तीसरा सही है, फोर्थ सही है। पूछ क्या रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है? सही पूछा कि गलत पूछा है? गलत विकल्प पूछा है, तो गलत कौन कौन सा हो गया, एक और दो हो गया, ठीक है? एक और दो गलत हो गया, तीन और चार सही है। आगे देखो, स्टील किसके अंदर स्थित होती है? अब स्टील क्या होता है, रंब क्या होता है? देखो, चार चीज होती है, ईव होती है, पेरिसाइकिल, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, और एक होता है पित्त। ये जो चारों चीजें हैं ना, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। स्टील मतलब रंब बोलते हैं। अब जब आप वेस्कुलर मतलब जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो ना, तो उसमें ऐसा ऐसा गोल गोल संरचना होती है, गोल गोल, इसको बोलते हैं सवन पूल के अंदर ये सब संरचना पाई जाती है। और इसके जस्ट बाहर क्या होती है, इसके जस्ट बाहर होती है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के अंदर वाले पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टील बोलेंगे। तो ये पूछ क्या रहा है, एंड स्टील किसके अंदर स्थित होती है, एंडोडर्मिस के अंदर स्थित होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है? आगे चलो, बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। सहायक कोशिकाएं एपिडर्मल कोशिकाओं की होती है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है? पेरिसाइकिल पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमा कोशिका की परत है। अब देखो, होने में तो ये स्टेटमेंट सही है कि पेरिसाइकिल पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की परत है, लेकिन ये किसमें होता है, जड़ में होता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि जड़ में पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमेटिक सेल्स पाई जाती है, जड़ जड़ की पेरिसाइकिल में, ठीक है? जो क्या करती है, वो पार्श्व मूलों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती है, जहां से पार्श्व मूल उत्पन्न होती है, लेकिन जड़ में पाई जाती है। यहाँ तने जड़ कुछ स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे द्विबीजपत्री का तना जो पढ़ते हैं, उसमें पेरेन्काइमेटिक नहीं होता है, स्क्लेरेन्काइमा का होता है, ठीक है? स्क्लेरेन्काइमा का होता है। तो आगे देखो, हो सकता है इसको सही मान लें। द्विबीजपत्री तना संयुक्त खुला और संवहनी बंडल, देखो, ज्वाइंट होता है, खुला मतलब कैम्बियम उपस्थित होती है, द्विबीजपत्री में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो कैम्बियम आएगी सही, ठीक है? तो ये भी सही हो गया। ट्राइकोम, त्वचा रोम तने पर एपिडर्मल हेड, ठीक है? तने पर होता है, एपिडर्मल होता है, ये भी सही है। तो कौन सा वाला गलत हुआ, फिर यही गलत माना है इसने, ठीक है? आगे चलो, एक परिपक्व द्विबीजपत्री तने में जिसमें द्वितीयक वृद्धि हुई है, द्वितीयक जाइलम की सबसे नई परत स्थित होगी। अब देखो, इसको ध्यान से समझना। तना होता है, तने में संवहन मंडल कुछ ऐसा होता है, ठीक है? ये संवहन मंडल है, इसमें मैंने यहाँ बना दिया है ये, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे ये कैम्बियम होगी, ठीक है? बाद में बनी है ये कैम्बियम, ठीक है? तो कैम्बियम के जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये होता है जाइलम।
अंदर वाला पार्ट, और ये जो बाहर वाला होता है ना, ये फ्लोएम होता है। अब क्या होता है, पहले तो कैम्बियम बनती है। कैम्बियम 2 तरीके से बनती है। देखो, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब बनेगी ना, तो इसको तो बोलते हैं क्या? फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है? और एक और कैम्बियम बनती है, वो कैम्बियम कहाँ बनती है? देखो, यहाँ बनती है, इनके बीच में, ठीक है? देखो, ये फेसिकुलर कैम्बियम, तो इसके बीच में जो बनी है ना, उसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर, ठीक है? अब देखो, ये पूछ क्या रहा है, जाइलम की सबसे नई परत स्थित होती है। देखो, जाइलम जो है ना, वो विभाजन करना शुरू करता है। देखो, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो ये कैम्बियम बनती है, तो कैम्बियम में जाइलम यहाँ तक विभाजन कर लेगा, ठीक है? फ्लोएम इधर बाहर की ओर विभाजन कर लेगा। अब देखो, ये जो कैम्बियम बन गई, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो अब देखो, जाइलम कहाँ-कहाँ आ गया। ये जो पूरी वेस्कुलर कैम्बियम है ना, इसके अंदर तो जाइलम है और बाहर फ्लोएम है। तो अब देखो ऑप्शन, देखो, मज्जा और प्राथमिक जाइलम, इसका तो सवाल है ही नहीं, इसका नहीं है, ठीक है? सवर्ण कैम्बियम के ठीक बाहर नहीं, सवर्ण कैम्बियम के ठीक बाहर तो फ्लोएम होता है, सवर्ण कैम्बियम के ठीक अंदर, ये सही हो गया, ठीक है? फेलोजन तो कोर्टेक्स में होता है, बाहर होता है, ये तो इसके वेस्कुलर मंडल के ही बाहर चला गया, तो वो तो रहेगा नहीं, ठीक है? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना? देखो, मूल के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है? ये हलवा दिया है तुम्हें, हलवा, ठीक है? क्या बोला है? हलवा दिया है, खा लो तो। यह एक पार्श्विक सामान्यतः तने पर स्थित चपटी, तने पर मूल पूछ रहा है तो तने पर कहाँ से होगी, ठीक है? यह गांठ विकसित होती है, इसके कक्ष में एक कली होती है, कक्ष में कली होती है, कहाँ आ जाएगी? शाखाएँ होती है, ठीक है? यह पौधे की एक विशिष्ट गैर हरित भूमिगत, बस इस पे ही समझ लो। भूमिगत जो तने की एकमात्र मतलब पौधे की एकमात्र भूमिगत संरचना जो जड़ मतलब जमीन के अंदर होती है, वही क्या होती है? जड़ होती है। ये हलवा है, इसको क्या ही समझोगे? ठीक है। पौधों में उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें क्रमशः एकांतर और चक्करदार पर्ण विन्यास होता है। देखो, एकांतर का मतलब क्या होता है? जैसे ये तना हो गया। पहली बात तो ये पर्ण विन्यास का क्वेश्चन है। अगर तुम में से कुछ लोग इसको पुष्प क्रम से मिला रहे हो तो वहां मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन है? पर्ण विन्यास का। अब देखो, एकांतर का मतलब क्या होता है कि एक पत्ती यहाँ रहेगी, ठीक है, फिर एक यहाँ रहेगी, फिर एक यहाँ रहेगी, फिर एक यहाँ रहेगी, फिर एक यहाँ रहेगी, ठीक है ना? ऐसे पत्तियां पाई जाएगी। और दूसरी चक्राकार, चक्करदार, चक्करदार मतलब ये एक सेंटर हो गया, ठीक है? इसकी यहाँ भी पत्ती रहेगी, यहाँ भी पत्ती रहेगी, यहाँ भी पत्ती रहेगी, यहाँ भी पत्ती रहेगी, यहाँ भी, ठीक है? ये 2 कंडीशन है। अब ये दोनों कंडीशन किसमें पाई जाती है? देखो, जो गुड़हल होता है ना, गुड़हल में ये अल्टरनेट वाली कंडीशन पाई जाती है। गुड़हल आपने देखा होगा। सूरजमुखी जो होता है ना, सूरजमुखी में भी ये अल्टरनेट वाली कंडीशन पाई जाती है, लेकिन अमरूद में ऐसा नहीं पाया जाता। लेकिन एलस्टोनिया जो है ना, एलस्टोनिया जो पादप है, इसमें चक्करदार पत्तियाँ पाई जाती है। तो कौन-सा समूह सही हो गया? सूरजमुखी और चक्करदार। अब देखो यार, ये जो मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी में तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, एग्जाम्पल याद करना है। ठोक के जितने एग्जाम्पल तुम याद कर सकते हो, एग्जाम्पल याद करो, वहां से तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है? आगे चलो। निम्नलिखित में से किस पौधे में त्रिज्या सममिति देखी जाती है? रेडियल, फिर से मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है भाई साहब। उपरोक्त सभी सरसों, धतूरा, मिर्च, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, तीनों में रेडियल सममिति पाई जाती है, ठीक है? भ्रूणपोषी बीजों में भोजन में संग्रहित होता है और अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन में संग्रहित रहता है। देखो, भ्रूणपोषी बीजों में भोजन कहाँ संग्रहित रहता है? भ्रूणपोष में रहता है। किसमें होता है? भ्रूणपोष में। और अभ्रूणकोश में कहाँ होता है? कोटलीडंस में होता है। कोटलीडंस मतलब बीज पत्रों में होता है, ठीक है? हो गया, तो ये पूछ रहा है भ्रूणपोष में और बीजपत्रों में, ये तो याद ही करना है तुम्हें। देखो, इसको 2 बोलते हैं। जैसे जिनमें भ्रूणपोष में होता है ना भोजन संग्रहण, उनको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, और जिनमें बीजपत्रों में होता है उनमें उनको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। तो ये भी टर्म याद रखना है, ठीक है? ये भी पूछ लेता है।
एल्यूरोन सतह कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाओ। देखो एल्यूरोन क्या होती है? जो भ्रूणपोष होता है ना, भ्रूणपोष की सबसे बाहरी प्रोटीन युक्त परत को क्या बोलते हैं? एल्यूरोन बोलते हैं। तो एल्यूरोन क्या हो गया? भ्रूणपोष की प्रोटीन युक्त सतह, ठीक है। स्कूटेलम देखो, एक बीजपत्रियों में जो बीजपत्र होता है वो ढाल के आकार के समान होता है और उसको ही स्कूटेलम बोलते हैं। सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। स्कूटेलम किसका है? ढाल के आकार वाला बीज। तो एक में एक, बी में चार, एक में एक, बी में चार, दो ऑप्शन है। सी में प्रांकुर और मूलांकुर जो, ठीक है, क्रमशः अंकुर डेवलप्ड इनटू द शूट एंड रूट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्रमशः तने में और जड़ में विकसित होती है। तो तीसरे का पांच हो गया, तीसरे में पांच, सी में पांच, ऑप्शन बी सही हो गया। बाकी तो मिला लेना सीधे सीधे। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है। सम्मुख पर्ण विन्यास एक में एक ही गांठ के विपरीत दिशा में दो पत्तियां उत्पन्न होती है। भाई साहब यूं कह रहा है कि सम्मित जो पर्ण विन्यास है ना, जैसे ये तना है, इसमें ये नोड आएगी, ये नोड में ये एक पत्ती यहाँ रहेगी और एक पत्ती यहाँ रहेगी, ऐसे बोल रहा है सम्मुख में। तो बात तो सही है, सम्मुख मतलब आमने सामने, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही हो गया। पर्ण विन्यास गुडहल और ओलियंडर, सॉरी ओलियंडर में देखा जाता है। सम्मुख पर्ण विन्यास गुड़हल और ओलियंडर में देखा जाता है। अरे यार अभी जस्ट बताया था मैंने, गुड़हल में तो कौन सा होता है? गुड़हल में तो एकांतर होता है, सम्मुख थोड़ी होता है, एकांतर होता है। और जो ओलियंडर है ना, उसमें चक्राकार होता है। कौन सा होता है? चक्राकार, ठीक है। तो गुड़हल में तो होगा ही नहीं, गुड़हल में नहीं होगा और ओलियंडर में भी नहीं होता है। तो स्टेटमेंट दूसरा गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। ऑप्शन सी सही हो गया। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के संबंध में गलत कथनों की पहचान करें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण की बात कर रहा है। F1 पीढ़ी में मेंडल के प्रभाविकता के नियम का समर्थन करती है, जबकि F2 पीढ़ी प्रभाविकता के नियम का और स्वतंत्र अपीयन दोनों नियम का समर्थन करती है। ये देखो, ये बात तो सही है कि F1 पीढ़ी मेंडल में प्रभाविता के नियम का समर्थन करती है। F2 पीढ़ी प्रभाविता के नियम का समर्थन करती है और स्वतंत्र अपीयन का नहीं करती थी। स्वतंत्र अपीयन तो शुरू ही कहाँ से होता है? द्विसंकर संकरण से शुरू होता है ना। स्वतंत्र अपीयन तो द्विसंकर संकरण से होता है। पृथक्करण का नियम होता है तो वो सही होता है। तो स्टेटमेंट ये गलत हो गया। पूछ क्या रहा है? गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो पहला गलत है। अच्छा मल्टीपल ऑप्शन है तो पहला तो गलत हो गया, एक तो ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, F1 पीढ़ी में स्वपरागण के दौरान दोनों जनकों में प्रत्येक एलील के 50% वाले युग्मक उत्पन्न होते हैं। भाई बहुत खतरनाक लाइन है, किसको समझना है? देखो क्या बोल रहा है। F1 पीढ़ी में स्वपरागण, F1 पीढ़ी कौन सी होगी? जैसे ये होगी, ठीक है, इनका स्वपरागण, ठीक है। F1 पीढ़ी में स्वपरागण के दौरान दोनों जनकों, जनक की बात कराए तो जनक क्या कह रहेंगे? टी, टी और टी, टी, ठीक है। ये जनक रहेंगे, ये माता हो गया, पिता हो गया, ठीक है। जनकों के प्रत्येक एलील के 50% वाले युग्मक उत्पन्न करते हैं। देखो, इस एलील में जो युग्मक है ना, वो दोनों समान है और इसमें भी दोनों समान है। तो 50% नहीं, ये 100% है, ठीक है। क्या है ये? 100%। कोई सा भी युग्मक आ जाएगा, 100% आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। ये स्टेटमेंट सही है। एक अनुपात, एक शुद्ध लंब होगा, दो संकर लंबे होंगे और एक शुद्ध बोना हो गया। तो 1:2:1 हो गया। जनकों में समसूत्री विभाजन के कारण एलील का पृथक्करण, अरे यार एलील का पृथक्करण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, समसूत्री में नहीं होता है। तो पूछ क्या रहा है? गलत। एक, दो और चार, एक, दो और चार गलत है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे चलो। दो विषम युग्मजीव व्यक्तियों के बीच एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी में प्राप्त शुद्ध सम युग्मजीव व्यक्तियों का प्रतिशत क्या होगा? 50%। इधर देखो कैसे। देखो, दो विषम युग्मजीव की बात कर रहा है तो मैं वापस से वही ले लूं, टी टी और एक टी टी, ठीक है। अब इनके बीच एक संकर संकरण कराओ, कराओ भाई, एक संकर संकरण, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या बना? कैपिटल टी, कैपिटल टी।
में प्राप्त शुद्ध समयुग्मजी व्यक्तियों का प्रतिशत। शुद्ध शुद्ध कौन कौन सा है? एक तो ये शुद्ध है और एक ये शुद्ध है, दोनों समयुग्मजी है। तो 4 में से कितने समयुग्मजी है? 2 समयुग्मजी है, तो कितना आ गया? 50%। ठीक है, आ गया। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ही समझ रहा हूँ, हाँ, मेरे हिसाब से आना चाहिए ना आपको समझ में। ठीक है, 1 सेकंड। भाई रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ती है, अकेला आदमी हूँ मैं। ठीक है। लाल आवरण के एक गाय का सफेद आवरण के एक सांड के साथ संकरण कराया गया। ठीक है, कराओ भैया संकरण। F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतति का आवरण चितकबरा था। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ना तो लाल आया ना सफेद आया, दोनों को मिला के आया। ठीक है, यह प्रभाव लाल और सफेद रंग की छोटी धब्बों की निकटता के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है, उस जीन के लिए क्या कहा जा सकता है जो मवेशियों में आवरण का रंग नियंत्रण करता है? ऑप्शन पढ़ो। जीन के वे एलील जो आवरण के रंग को नियंत्रित करते हैं, एक आदर्श प्रभावी अप्रभावी संबंध दिखाते हैं। अब इधर समझो, 3 चीजें होती है। ठीक है, एक होता है प्रभावी, एक होता है अपूर्ण प्रभावी, एक होता है पूर्ण प्रभावी, सॉरी, सप्रभावी। अब इधर समझो, जैसे इसने बोला कि कौन कौन सा कलर है, सफेद है और लाल और सफेद है। ठीक है, तो देखो, अगर लाल और सफेद में क्रॉस करवाए ना, तो अब इन दोनों में से एक आए, या तो रेड आए या व्हाइट आए। ठीक है ना? तो वो कंडीशन कौन सी होती है? प्रभावी होती है। अपूर्ण प्रभावी में क्या होता है? लाल और सफेद दोनों ही नहीं आते हैं, बल्कि दोनों से मिलकर तीसरा रंग बनता है। जैसे लाल और सफेद से कौन सा बन गया? गुलाबी बन गया। ठीक है, गुलाबी बन गया। ये हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। और सप्रभावी में क्या होता है कि लाल और प्लस सफेद दोनों एक साथ आ जाते हैं। क्या बोलते हैं? लाल प्लस सफेद। जैसे यूँ मान लो कि बैकग्राउंड लाल हो गया, उसपे सफ़ेद-सफ़ेद धब्बे हो गए, या फिर बैकग्राउंड सफ़ेद हो गया, उसपे लाल-लाल धब्बे हो गए, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतति का आवरण चित्तकबरा, चित्तकबरा इसको ही बोलते हैं, ठीक है ना? इसको ही बोलते हैं चित्तकबरा। क्या है? अब देखो, प्रभावी अप्रभावी संबंध दर्शाते हैं। प्रभावी अप्रभावी संबंध दर्शाता है, तो या तो लाल आता है या सफेद आता है, तो ये तो गलत हो गया। जीन के वे एलील जो आवरण रंग को नियंत्रित करते हैं, अपूर्ण प्रभावी है। अपूर्ण होते तीसरा कलर आता, तो ये भी गलत हो गया। जीन के वे एलील जो आवरण के रंग को नियंत्रित करते हैं, सप्रभावी है। देखो, सप्रभावी सही है। लाल और सफेद दोनों आया तो चित्तकबरा हो गया। कौन सा हो गया? सप्रभाविता, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, आगे चलो। किस सन में मेंडल के कार्यों की 3 वैज्ञानिकों द्वारा पुनः खोज की गई? देखो, 1865 में मेंडल ने काम किया, उसके लगभग 35 या 37 साल बाद उसके कार्यों की पुनः खोज की गई, और वो कब हुई? 1900 में। किसने करी थी? ह्यूगो डीविस, वान एरिक्सन, और एक का नाम क्या था? तुम्हें पता होगा, पढ़ लेना ये, ठीक है? मुझे याद नहीं आ रहा। ए रक्त समूह वाली माता और AB रक्त समूह वाले पिता के बच्चे का रक्त समूह निम्नलिखित नहीं होगा। देखो क्या बोला है इसमें, माता कौन-सी है? ए वाली है, और पिता कौन-सा है? AB है। अब इनमें से क्या-क्या हो सकता है? देखो, ए वाला हो सकता है क्योंकि इससे भी ए आ गया, इससे भी ए आ गया, ए वाला हो सकता है, ठीक है? बी वाला, इसका दूसरा वाला हो सकता है ए नोट है, ठीक है? तो ए नोट बी भी आ गया, ठीक है? तो ये बी हो गया। ए बी भी हो सकता है, देखो इससे ए वाला आ गया, इससे बी आ गया, तो ए बी हो गया। देखो, ओ आने के लिए क्या कंडीशन है? इसका ए बी की जगह या तो फिर बी ही रहता या ए ही रहता। तो जो बचा हुआ था ना, वो बी नॉट या ए नॉट होता। ठीक है? और इसमें इसका ए नॉट आ जाता है, या ए नॉट बी नॉट आके ओ बना देता है। तो कौन-सा वाला आएगा? निम्नलिखित नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा, ओ वाला कभी भी नहीं होगा। ओ होने के लिए शुद्ध होना चाहिए, या तो शुद्ध ए हो या शुद्ध बी हो। ठीक है? मधुमक्खियों के संबंध में सही कथन को चुनिए। रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियों निषेचित अंडों से विकसित होती है और लैंगिक रूप से मादाएं होती है। सही बात है। जब भी मक्खियां होती है, तो जो अंडे निषेचित होते हैं ना, उनसे क्या बनती है? मादाएं बनती है। और जो
अनिषेचित अंडे होते हैं ना, उससे क्या बनते हैं, नर बनते हैं, और इसको ही क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी अनिषेक ठीक है। नर भ्रूण अनिषेक द्वारा अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं, ये भी बात सही है, अभी मैंने यही बोला है। नर मधुमक्खी समसूत्री विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण करता है। देखो, जो नर है ना, वो निर्मित किससे हुआ, अनिषेचित अंडों से। तो नर का जीनोटाइप क्या हुआ, एन हुआ ना, नर अयुग्मित हो गए ना, तो इनके जो शुक्राणु बनेंगे वो भी अयुग्मित ही बनेंगे। अयुग्मित मतलब एन से एन ही तो बनेंगे, और एन से एन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, समसूत्री करना पड़ता है। क्योंकि अगर तुम यहाँ एन से अर्धसूत्री करा दोगे तो एन बाई टू बन जाएगा, एन बाई टू कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन ही होगा, एक दो और तीन दोनों सही, एक दो और तीन तीनों सही है, ठीक है। अगला चलो, ड्रोसोफिला में मोर्गन के द्विसंकर क्रॉस से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो, मोर्गन के लिए मुझे तुम्हें एक वो बताना ही पड़ेगा, रुको 1 मिनट। नेट नहीं चल रहा, मुझे हॉटस्पॉट चलाना से। ठीक है, चल गया नेट। मैं लेता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पर डायग्राम। अब समझो इसको ध्यान से, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखो, मॉर्गन ने ऐसे चीनों का अध्ययन किया जो लिंग संलग्न थे। बात सही है, मॉर्गन ने ही तो संलग्नता की खोज की थी और लिंग संलग्न वाला जीनों की खोज की थी, ठीक है। संलग्न जीनों में 62.8% जनक प्रकार और 37.2% पुनर्योगज प्रकार दिखाया गया है। अब देखो, ये यहाँ दिख रहे हैं ना, ये तुम्हें जीन दिख रहे हैं ना, उसमें दिख नहीं रहे होंगे, मैं बता दूं, एक यहाँ है ना, और एक यहाँ है, एक क्रॉस में तो, और एक क्रॉस में कहा, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो संलग्नता किसमें, इस वाले में ना, क्रॉस ए में संलग्नता है। तो क्रॉस ए में जब संलग्नता करवाई तो जो युग्मक में है उनका प्रत्येक परसेंटेज क्या था, देखो 98.7% तो जनक प्रकार के थे और रिकॉम्बिनेंट कितने थे, 1.3%। इसने ये बोला कि संलग्न जीनों में अनुपात 62.8 और 37.2% था। ये गलत स्टेटमेंट है। अनुपात कितना था, 98 और 1.3, ठीक है। देखो, F2PD में 98.7% जनक प्रकार और 1.3 पुनर्योगज प्रकार, दो जीनों के बीच भौतिक संबंध या संलग्नता दर्शाता है। अब सही हो गया ना, जब संलग्नता रहेगी तो अनुपात मतलब प्रतिशत क्या रहेगा, 98 और 1% रहेगा, ठीक है। तो ये वाला सही हो गया। अपने प्रयोग में मॉर्गन ने अपेक्षित, सत्य नहीं ये पूछ रहा है, सत्य नहीं है तो यही यही सत्य नहीं, ये बी ऑप्शन सही हो गया। मॉर्गन ने अपेक्षित 9-3-3 अनुपात से F2 अनुपात में विचलन देखा तभी तो पता चला है कि सहलग्नता नाम की कुछ चीज होती है। तो ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा, क्या बी वाला, ठीक है। यदि एक हीमोफिलिक पुरुष वाहक स्त्री से विवाह करता है, हीमोफिलिक पुरुष है, हीमोफिलिक पुरुष का मतलब ये हो गया, और वाहक स्त्री है, वाहक स्त्री, वाहक स्त्री, लो भाई, इससे विवाह कर लिया तो बच्चे करो, बच्चे क्या क्या होंगे, ये बच्चे हो गए। पूछ कह रहा है, जो उत्पन्न संततियां हैं, उनमें से कौन सा सही है, 50% पुत्रियां वाहक होगी और 50% हीमोफिलिक होगी। देखो पुत्रियां कितनी है, एक और दो, एक और दो में से 50% तो वाहक, वाहक कौन सी, ये वाली है, तो बिल्कुल वाहक होगी, और ये हीमोफिलिक होगी। देखो दो पुत्रियां हैं, दो में से एक तो वाहक है और एक हीमोफिलिक होगी, तो यही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। 50% वाहक होगी, यही ऑप्शन सही हो गया। और भी देख लो, सभी पुत्रियां हीमोफिलिक होगी, देखो दो पुत्रियां हैं और दोनों में से एक वाहक है, एक हीमोफिलिक है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सभी पुत्र हीमोफिलिक और सभी पुत्रियां सामान्य हो गया, सभी पुत्र हीमोफिलिक, एक पुत्र हीमोफिलिक रहेगा, एक सामान्य है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सभी पुत्र सामान्य और सभी पुत्रियां वाहक होगी, नहीं, सभी पुत्र में से एक पुत्र में रहेगा और एक पुत्र में रहेगा, तो दोनों ये सब गलत हो गया, ऊपर वाला ही सही था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अप्रभावी ऑटोसोमल रोग का उदाहरण नहीं है, अप्रभावी ऑटोसोमल
रोग मतलब अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित कौन कौन से रोग है देखो। हीमोफीलिया एक संलग्न रोग है, एक संलग्न, तो यही सही हो गया। थैलेसीमिया, फेनिलकीटोयूरिया और सिकल सेल एनीमिया तीनों के तीनों ऑटोसोमल है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान गुणसूत्र के अवियोजन के कारण कुछ शुक्राणुओं में दो लिंग गुणसूत्र 22A प्लस XY तथा कुछ शुक्राणुओं में कोई भी गुणसूत्र ये होता है देखो। जब गुणसूत्र विभाजन हुआ तो इनमें तो बच गया 22, ये ऐसा का ऐसा ही रह गया और ये जो एक वाला था उसमें 22 प्लस एक्स जीरो हो गया, एक टर्न मार गया भाई, ठीक है, हो गया। यदि ये शुक्राणु सामान्य अंडों को निषेचित करते हैं, अब ये इन अंडों को निषेचित करते हैं, देखो 22 प्लस एक्स वालों को निषेचित करते हैं, ये तीन कंडीशन हो गई। निषेचित करते हैं तो संततियां क्रम से किस प्रकार की आनुवंशिक विकार हो गए देखो। इन दोनों का जब निषेचन होगा ना तो क्या बनेगा, 22 प्लस एक्स एक्स और वाई, तीन हो गया, एक्स एक्स और वाई, ठीक है। ये इसमें तो 47 गुणसूत्र हो गए और 47 वाला तो एक ही सिट्रॉम है अपने पास, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये दोनों जब निषेचन करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, 22 प्लस एक्स नॉट, ठीक है। किस प्रकार के आनुवंशिक विकार होंगे देखो। जो 47 गुणसूत्र है उसमें कौन सा होगा, क्लाइनफेल्टर। 47 गुणसूत्र में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर होता है और इसमें देखो एक कम हो गया तो कितने बचे, 45। तो एक एक्स गुणसूत्र की कमी क्या होती है, टर्नर सिंड्रोम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ये तो याद करना है तुम्हें यार, इसमें समझाने वाले कुछ है भी नहीं। रासायनिक विकास की अवधारणा किस पर आधारित थी देखो। रासायनिक विकास क्या होता है, जब क्या नाम है उनका, छोड़ो। जब उद्विकास में तुम पढ़ते हो ना कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सब ने मिला के एमिनो एसिड बना दिए, तो वही कौन सी है, रासायनिक विकास की अवधारणा, ठीक है। और इसको प्रैक्टिकली सिद्ध किसने करा था, प्रैक्टिकली सिद्ध करा था इसने मिलर ने, ठीक है। तो क्या क्या है, होता क्या है इसमें, उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों में रसायनों के संयोजन से जीवन की संभावित उत्पत्ति हुई, ये स्टेटमेंट सही हो गया कि जब उचित परिस्थितियां मिली, सही ताप मिला, सही दाब मिला, सही परिस्थितियां मिली, तो कार्बन, हाइड्रोजन ये सब ने आपस में मिलके एमिनो एसिड बना लिए थे और यही जीवन की उत्पत्ति का संकेत देता है। तो ऑप्शन एक इसमें सही हो गया। विकासवादी अभिसरण की विशेषता है, अब इसको ध्यान से समझना। देखो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सब कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे लोग गलत करते हैं, क्वेश्चन हर बार आता है। होता क्या है देखो, जब डार्विन गया कहाँ पर, गेलापागोस द्वीप पर, ठीक है, ये गेलापागोस द्वीप हो गया। इसमें इसने क्या करा देखो, इसमें एक चिड़िया मान ली, इसने बर्ड मान ली, ठीक है, बर्ड मान ली। तो ये जो बर्ड है ना, ये उड़ उड़ कर अलग अलग जगह चल गई, अलग अलग जगह। जैसे एक ये भी अलग आइलैंड हो गया, इस पर ही ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया। तो यहाँ पर देखो, जो वाली यहाँ पर गई ना उसको मैं B1 मान लेता। B1 में क्या था, बढ़िया बीज वगैरह थे, तो इनकी जो क्या बोलते हैं, पीक जो चोंच है ना वो बीज उठाने लायक हो गई। इधर मान लो कि मछलियां वगैरह, इधर नदी थी पास में तो मछलियां वगैरह था, तो इनकी थोड़ी चोंच लंबी होगी, तो ये B2 हो गया, ठीक है। इधर भी और कुछ मान लो, B3 मान लो और इधर B4 मान लो, ये अलग अलग प्रकार की जातियों का विकास हुआ। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है देखो, एक ही स्पीसीज थी जिसने अलग अलग कार्य तो अलग अलग रूपांतरण करी है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। अब मान लो मैं यहाँ पर इसको कर लूँ छोटा, ठीक है, ये गिलास गया साइड में, इसको छोड़ो। अब मैं एक और समष्टि लेता हूँ, थोड़ी बड़ी लिए। अब इसमें चिड़िया भी है और इसमें एक मैमल स्तनधारी भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें चिड़िया जैसे B1 होगी, एक तरह की ये चिड़िया होगी, B2 होगी, B3 होगी, ठीक है। तो ये आपस में तो कौन सी वाली है, ये आपस में कौन सी वाली है, ये है डाइवर्जेंट वाली, ठीक है। और इसमें मान लो M1 हो गया, M2 हो गया और M3 हो गया, ये भी आपस में कौन से डाइवर्जेंट। लेकिन देखो
एक ही समष्टि में जब अलग-अलग 2 वंशों के जीव आ गए ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट उत्विकास। अब कन्वर्जेंट में क्या हुआ? निकट रूप से संबंधित समूहों में असमान विशेषताओं का विकास। असमान, ये देखो निकट रूप से संबंधित तो ये वाली थी ना, ये संबंधित थी जिनमें असमान विशेषता, जैसे इनकी चोंच अलग-अलग होगी। तो ये तो भाई डाइवर्जेंट होगी, ये तो गलत हो गया, ठीक है। विभिन्न वंशों के समूह में विशेषताओं में एक सामान्य समूह का विकास, ये सही हो गया। देखो, अलग-अलग वंश थे, जैसे चिड़िया अलग थी और इंसान या मैमल कुछ भी स्तनधारी में ले लो, ठीक है। अब इनमें जैसे मच्छर ले लिया, कुछ भी एक जीव ले लिया मैंने, अब ये मत बोल देना स्तनधारी मच्छर नहीं होता। इनमें पंखों का विकास हो गया, तो ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस वैज्ञानिक के लिए सही है जिसने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मेंडल ने वंशानुगत कारक फेनोटाइप का प्रभाव मतलब ये दिया था, ठीक है। आगे चलो, ये बिल्कुल सीधे-सीधे क्वेश्चन है। ये है काम का क्वेश्चन। अब इधर समझो। निम्नलिखित में से कौन-सा मानव के विकासवादी इतिहास का सही क्रम है? ये क्वेश्चन सीधा बुक में से है और ये तुम्हें याद करना है। याद करने के लिए क्या-क्या? देखो, सबसे पहले क्या होता है? रामाफिथिकस। जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हुए रामापिथिकस, फिर उसके बाद हुआ ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, पिथिसीन। अब यहाँ से शुरू हो जाती है एक ट्रिक। एक ट्रिक कौन सी? मुर्गी की, HEN, ठीक है। एच से क्या हो गया? होमो हेबिलिस। एच से क्या हो गया? होमो, इसके बाद हेबिलिस। ई से क्या हो गया? होमो इरेक्टस। और एन से क्या हो गया? एन से हो गया ये क्या बोलते हैं? निएंडरथल। और फिर इसके बाद भाई साहब आते हैं क्या? होमोसेपियंस। कुछ हो ना हो, आपको ये सीक्वेंस याद करना है और इसमें से क्वेश्चन मिलेगा इस बार, ठीक है ना? क्या? रामापिथिकस, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेसीन, फिर उसके बाद होमो हेबिलियस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। ये सीक्वेंस उल्टा-सीधा कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है? और यही इसने पूछा है विकासवादी क्रम। तो ऑस्ट्रेलोपिथेसीन तो बाद में आया था, इससे पहले तो रामापिथिकस आएगा। रामापिथिकस के बाद ये, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है? ऑस्ट्रेलोपिथेसीन, होमो हेबिलियस, निएंडरथल मानव, यही सही हो गया और उसके बाद होमो सेपियंस, ठीक है? भाई, ये है डीपीडी का बहुत शानदार दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझना। इधर समझो, एक मूलरूप कोशिका में वल्कुट कोशिका एवं पर्ण मध्योदक कोशिका के डीपीडी का कौन सा आरोही क्रम सही होगा? अब देखो, डीपीडी का मतलब समझो पहले। डीपीडी का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, मतलब पानी की कमी। डीपीडी का मतलब मैं सीधा ले लेता हूँ कि कमी, ठीक है। अब इसमें किसके पास ज्यादा कमी है और किसके पास कमी कम है, ये समझना है। देखो, डीपीडी क्या करती है? कम कमी वाले से ज्यादा कमी वाले की तरफ जाती है, ठीक है। मतलब डीपीडी का मतलब है जहां कमी कम है ना, वहां से जल जाएगा किधर? जहां कमी ज्यादा है। एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे यहाँ रिक्वायरमेंट है 10 लीटर वाटर की, 10 लीटर जल की, यहाँ भी 10 लीटर जल की जरूरत है। अब यहाँ पर उपलब्ध कितना है? यहाँ पर उपलब्ध है 8 लीटर, ठीक है। ए यार, देखो, यहाँ पर उपलब्ध कितना है? 8 उपलब्ध है और यहाँ पर उपलब्ध कितना है? 5। अब देखो, कमी तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ कमी कितने की है? यहाँ 2 की कमी है, यहाँ 5 की कमी है, तो यहाँ ज्यादा कमी है, यहाँ कम कमी है, तो डीपीडी मान किधर हाई होगा? देखो, जिधर कमी ज्यादा है ना, उधर की डीपीडी हाई होगी, डीपीडी ज्यादा, ठीक है। जिधर कमी कम है ना, उधर की डीपीडी कम हो गए। तो अब जल किधर से मूव करेगा? कम डीपीडी से ज्यादा डीपीडी की तरफ मूव करेगा। अब समझो उदाहरण। उदाहरण में देखो, होता क्या है?
जो मूल रोम कोशिकाएँ होती है, मूल रोम कोशिकाओं से कोर्टेक्स में जल जाता है और कोर्टेक्स से मेसोफिल कोशिकाओं तक जल जाता है। अब देखो, जल जा किधर से किधर रहा है? जल जाता है मूल रोम, सल सबसे पहले मूल रोम ने अवशोषित किया, ठीक है? मूल रोम के बाद फिर कहाँ गया? कोर्टेक्स में, और कोर्टेक्स के बाद गया कहाँ? मेसोफिल। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कमी कहाँ थी? सबसे ज़्यादा कमी थी यहाँ पर हाई कमी थी, ठीक है? और यहाँ पर कमी कितनी थी? लो कमी थी, ठीक है? अब जिधर कमी बहुत ज़्यादा है, वहाँ डीपीडी क्या हो गया? वहाँ डीपीडी हाई हो गया। डीपीडी हाई हो गया, और जिधर कमी कम है, वहाँ डीपीडी क्या हो गया? लो हो गया। अब इसने पूछा क्या है? इसने आरोही क्रम ही तो पूछा है। किसका आरोही क्रम पूछा है? इन तीनों का। इन तीनों में देखो सबसे कम डीपीडी किसका है? मूल रोम का, फिर किसका हुआ? कोर्टेक्स का, और फिर किसका हुआ? मेसोफिल का। तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ है? पर्णमध्य में। तो ऑप्शन ए सही हो गया। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया, दोबारा एक बारी और एक्सप्लेन करता हूँ। डीपीडी का मतलब है जल की कमी। मतलब जल की कमी जहाँ ज़्यादा होगी, डीपीडी वहाँ का ही ज़्यादा होगा। अब इधर देखो, कमी का मतलब है कि जैसे यहाँ पर 10 लीटर जल की ज़रूरत है, यहाँ पर 10 लीटर जल की ज़रूरत है। अब यहाँ उपलब्ध 8 ही है, 8 में से कमी कितने की है? 2 लीटर की। यहाँ 5 लीटर की कमी है, तो 5 लीटर जहाँ ज़्यादा कमी है, वहाँ का डीपीडी ज़्यादा हो गया। अब ऐसे एग्जाम्पल से समझो, होता क्या है? जड़ों से जल का अवशोषण होता है, जड़ों से जल का अवशोषण होता है तो बाहरी बाहर होते हैं क्या? मूल रूम कहाँ होता है? एपिडर्मिस में होता है। एपिडर्मिस से जल जाता है, जल होकर कोर्टेक्स में जाता है, कोर्टेक्स के बाद फिर मेसोफिल आती है, ठीक है? तो कहाँ से कहाँ गया? देखो, एपिडर्मिस में मूल रोम है, मूल रोम से कहाँ चल गया जल? कोर्टेक्स में चल गया। मतलब मूल रोम का डीपीडी कम है और कोर्टेक्स का डीपीडी ज्यादा है। अब देखो, कोर्टेक्स से भी मेसोफिल में चल गया तो कोर्टेक्स का डीपीडी फिर कम हो गया, और मेसोफिल का डीपीडी फिर ज्यादा हो गया। तो सबसे कम डीपीडी किसका हो गया? सबसे कम किसका हो? मूल रोम का, और फिर कोर्टेक्स का, और फिर मेसोफिल का, ठीक है? ये सबसे सही क्रम है। लास्ट क्वेश्चन और बहुत शानदार, ये भी एक नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें उल्टा हुआ, उल्टा कैसे समझो? जल विभव, देखो जल विभव का क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड कोशिकाओं में साई एस का मान क्रमशः -30, -50 और -40 हो, तो टीपी का मान क्रमशः 10, 20, 30 इकाई है, तो इन कोशिकाओं में जल संवहन की दिशा होगी। अब देखो, जल विभव क्या होता है? पहले तो ये समझो, जल विभव का एक फॉर्मूला होता है साई डब्ल्यू बराबर, ठीक है? साई एस प्लस पी। अब देखो, जल विभव जहाँ ज़्यादा होता है ना, जल विभव जहाँ ज़्यादा होता है ना, वहाँ से जल के अणु गति करते हैं किधर? कम कम विभव की तरफ। विभव का मतलब क्या है? ऊर्जा से ले लो कि जहाँ विभव ज़्यादा, वहाँ ऊर्जा ज़्यादा। एक चीज़ समझ लो कि विभव विभव ज़्यादा तो ऊर्जा ज़्यादा। अब देखो, शुद्ध जल का विभव होता है 0, शुद्ध जल का विभव कितना होता है? 0। अब 0 का मतलब है कि सबसे ज़्यादा विभव कितना हो गया? 0। तो बाकी जो भी विभव, सॉरी, बाकी जो भी विभव रहेंगे ना, वो कौन से रहेंगे? वो नेगेटिव रहेंगे, सारे विभव नेगेटिव रहेंगे। तो इसमें अगर हमें पानी की दिशा देखनी है, तो इसका जल विभव निकालना पड़ेगा। जल विभव निकालने के लिए इसमें क्या दिया हुआ है? ब्लर हो गया, 30 दिया हुआ है शायद। एक सेकंड रुको। ये दिया हुआ है 30, ठीक है? ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ है -40, ये दिया हुआ है 30। अब देखो, ये क्या दिया हुआ है? साई एस, और साई एस में पी जोड़ दे तो क्या आ जाएगा अपने पास? साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू क्या है? जल विभव है। तो ये -30 है, तो इसमें से कितना बचा? -20 बचा, ठीक है? ये -50 है, तो इसमें से कितना बचा? माइनस का 30 बचा, और ये -40 है, तो इसमें कितना बचा? -10 बचा। अब देखो जल विभव देखो, -20, -30 और -10। अब मैंने ये बोला है कि जल जिधर विभव ज्यादा है, वहां से कम विभव में गति करेगा। अब देखो, -20 और -30 में से ज्यादा क्या है? -30। पागल, ऋणात्मक वैल्यू हमेशा कम होती है, ठीक है? ऋणात्मक वैल्यू जितनी अधिक रहेगी, वो कम रहेगी। तो -20 और -30 में से ज्यादा क्या हुआ? -20 हुआ ना, तो -20 वाले का विभव ज्यादा है,
ठीक है, -20 वाले का विभव ज़्यादा है, तो यहाँ से जल किधर गति करेगा? इसमें करेगा, ठीक है। ऐसे ही -30 और -10 में से ज़्यादा क्या हुआ? -10 हुआ, तो -10 का जल विभव ज़्यादा हुआ, तो यहाँ से जल किधर गति करेगा? इधर करेगा, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि ये जल की गति की दिशाएँ तो पूछ रहा है, तो इधर देखो, एक्स से जल कहाँ जा रहा है? वाई में, और वाई में और जेड से कहाँ जा रहा है? वाई में भी, तो ऑप्शन 1 सही हो गया। मेरे हिसाब से मैंने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया आपको समझाने में, और जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको भी हर एक पेपर उसी तरीके से, खुद के तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच।